गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समास। पाठ शब्द रचना के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षा में उपसर्ग तथा प्रत्यय पढ़ा था। उपसर्ग में हमने जाना था कि किसी भी मूल शब्द के पहले कोई शब्दांश आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के चार भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा संस्कृत के अव्यय। उसके बाद हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ा था। प्रत्यय में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी शब्दांश के किसी भी शब्द के बाद में आकर कोई शब्दांश जुड़ता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय के दो भेद हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया शब्द से बनने वाले जो शब्द है प्रत्यय है वह कृत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाले जो शब्द हैं प्रत्यय शब्द है वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समास की परिभाषा जान लेते हैं। समास कहते किसे हैं, उसके बाद उसके भेदों को और उसकी पहचान को पढ़ेंगे हम। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो उसे हम उस रचना भेद को समास कहते हैं। हम लोगों ने संधि में पढ़ा था, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और जब दो शब्दों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो वह समास कहलाता है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना होती है तो वह होता है, क्या होता है? समास। समास में समस्त पद और समास विग्रह, इसको जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए शब्द की रचना होती है वह समासिक विध समस्त पद कहलाता है। और जब उसको हम अलग अलग करके लिखते हैं उसे हम कहते हैं समास विग्रह। जैसे समास है नीलकंठ। नील और कंठ दो शब्द मिलके बना है, नीलकंठ एक नया शब्द बन गया है। इसी तरह देव और दूत दो अलग अलग शब्द मिलके बना है और एक नए शब्द की रचना हो गई है, वो समास है। और जो अगला शब्द है हम लेते हैं दो राह। दो राहों का समूह, ये समास विग्रह है। दो राह समास है, समस्त पद है, और इसको अगर हमें समास विग्रह करना तो दो राहों का समूह। आजीवन, जीवन पर्यंत, ये इसका समास विग्रह है और आजीवन समास है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उससे हम उस विधि को हम समास कहते हैं। और समास को अलग अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे समास के भेद। समास के कितने? समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तो पहला सबसे पढ़ेंगे हम अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला जिस समस्त पद में पूर्व पद पहला पद जो होता है अव्यय होता है, अथवा जहाँ शब्द के आवृत्ति के कारण, आवृत्ति मतलब दोहराव के कारण समस्त पद ही अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। मूल शब्द के पहले कोई अव्यय जुड़ा है, जैसे जन्म आजन्म, शक्ति यथाशक्ति। किसी भी मूल शब्द के पहले कोई अव्यय आकर जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास में दो समान शब्द भी आते हैं, जैसे हाथों हाथ, द्वार द्वार, रातों रात। ऐसे करने से सारे समस्त पद जो होते हैं वह अव्यय बन जाते हैं, वह अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास का पहचान है कि जब हम उस समास को समास विग्रह करेंगे तो उसमें बीच में कारक चिन्ह आता हो, अव्ययी भाव तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व पद गौड़ यानी दो पदों से मिलकर, दो शब्द से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहले पद की प्रधानता नहीं दूसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे स्वर्ग को गत, इसमें पहला पद है स्वर्ग और दूसरा है गत, तो जो दूसरा पद होता है को गत, को जो है कारक चिन्ह को बता रहा है, इस बात पर ध्यान देखेंगे। जिसमें कारक चिन्ह होता है वह होता है तत्पुरुष समास। जब हम समास विग्रह करते हैं उसमें कारक चिन्ह मिलता है, और कारक चिन्ह जो होता है, जो कारक चिन्ह होता है, जैसे कर्म कारक चिन्ह मिला, को कर्ता ने कर्म को आया तो कर्म तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें समुच्चय लास्ट में विस्मयादिबोधक और कर्ता नहीं होता, और जो बीच के 6 होते हैं कारक चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा जो जिसमें पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास, जिसमें बीच में कारक चिन्ह होता है, प्रथम पद गौड़ होता है, दूसरा जो होता है महत्वपूर्ण होता है, जिसमें उसकी प्रधानता होती है, वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के 2 और भेद होते हैं, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास, जिसमें एक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। एक का उदाहरण दूसरे से दिया जाता है, वह कर्मधारय समास होता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च का उदाहरण किससे दिया गया है? काले रंग से। तो एक का एग्जाम्पल दूसरे से दिया जाता है, वह कर्मधारय समास होता है, जिसमें एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। विशेष्य की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रधान होते हैं, तो कर्मधारय समास होता है, जिसमें समस्त पद पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, वह कर्मधारय समास होता है, विशेषण और विशेष्य मिलकर। जैसे अध पका, आधा है जो पका, परमानंद, परम है जो आनंद, यानी एक का एग्जाम्पल दूसरे से दिया जाता वह होता है कर्मधारय समास। और उसके बाद अगला है द्विग समास। द्विग में जो होता है वह संख्यावाची होता है। जिस समस्त पद में पूर्ववत पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, वह द्विग समास कहलाता है। जैसे नवरात्र, नवरात्रों का समूह, चौमासा 4 माहों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, जो संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। ये तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है बीच में योजक चिन्ह छुपा होता है। जिन समस्त पद में दोनों पद प्रधान होता है और उसका समास विग्रह करने पर और या आदि समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे और आया या तथा आया, ये सारे शब्द आते हैं। जैसे रात और दिन, भाई और बहन, बालक और बालिका, लड़के और लड़की, ठीक इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें और जुड़ा रहता है, बीच में समास विग्रह करने में और होता है, तो वह होता है द्वंद्व समास। और अंत में बहुब्रीहि समास वो होता है जहाँ जो समस्त पद में दोनों पद गौड़ होते हैं, यानी दोनों का जो अर्थ निकलता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। तीसरा अर्थ जो आता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौड़ हो और दोनों को मिलकर तीसरे पद प्रधान पद के बारे में बताए, उसे बहुब्रीहि समास आता है। एक तीसरा शब्द आता है जिसका अर्थ आता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला यानी अर्थात शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर, यानी जिसके सिर पर चंद्रमा है वो कौन है? शिव। घनश्याम, बादलों के समान जो श्याम है, सांवला है, यानी कृष्ण। सरानंद, 6 है आनंद जिसके, यानी कार्तिकेय। एक तीसरा अर्थ आता है जिसमें वो हो जाता है बहुब्रीहि समास। इस तरह हम लोगों ने समास और उसके भेदों को पढ़ा। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए समासिक पद की रचना करते हैं उसे हम समास कहते हैं। इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं।
अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है, पहले पद की प्रधानता होती है, वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, रातों रात, इसमें एक शब्द की दोबारा दोहराव भी होता है, पुनरावृत्ति भी होता है और वह पूरा समस्त पद अव्यय बन जाता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है, बीच में कारक चिन्ह होता है, जो कारक चिन्ह होता है वही तत्पुरुष समास होता है। जैसे अपादान तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, इस तरह का होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। कर्मधारय समास में एक विशेषण और एक विशेष्य होता है, एक का उदाहरण दूसरे से दिया जाता है, वो कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसमें नंबर होता है, जैसे नवरात्र, त्रिभुज, एकानन, दशानन, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे द्विगु समास में आते हैं। उसके बाद आता है द्वंद्व समास, जिसमें और तथा दो शब्द जुड़े रहते हैं, जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन, इस तरह के शब्द आते हैं। और जिसको समास विग्रह करने पर एक तीसरा अर्थ आता है, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु या कृष्ण, त्रिलोचन, तीन है नयन जिसके, यानी शिव, यानी एक तीसरा अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। इस तरह हमने समास और समास के जो भेद है उसको पढ़ा। आप पुस्तक में आए जो प्रश्न है उसको आप स्वयं करिएगा, पुस्तक के माध्यम से सारे प्रश्नों का उत्तर अंदर आपके बुक में दिया गया है, आप स्वयं करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।